चलिए आज की क्लास में अपने लोग बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में, अर्थात हिंदी का शिक्षण शास्त्र के बारे में। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? भाषा, अधिगम एवं अर्जन। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। हमने सीडीपी में बहुत खूब पढ़े हैं अधिगम के बारे में, है ना। इसी के बारे में और हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करेंगे यहाँ पर। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाषा क्या होता है, तब जाकर के हमें आगे का चीज़ एक एक करके समझ में आएगी। तो सबसे पहले यह समझें कि भाषा की आखिर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है ना। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बीपीएससी टीआरई में, है ना, ये प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना और उच्चारण करना। अर्थात हम आप भाषा के माध्यम से करते क्या है? तो भाषा के माध्यम से हम आप लोग बोलते हैं, कोई बात कोई कहते हैं या कोई चीज़ का उच्चारण करते हैं। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे अपने लोग भाषा के बारे में। अब इससे पहले हम लोग जान लें कि आखिर भाषा होता क्या है, भाषा कहते हैं किसको है। तो देखिएगा, भाषा एक ऐसी माध्यम है, भाषा एक ऐसी जरिया है, भाषा एक ऐसी संसाधन है, भाषा एक ऐसी रास्ता है जिसके माध्यम से हम आप अपने विचारों को, अपने मन में आए भावों को, अपने फीलिंग्स को यानी अनुभव को हम आप क्या कर पाते हैं? सामने वाले के सामने रख पाते हैं, अर्थात व्यक्त कर पाते हैं या अभिव्यक्त कर पाते हैं। और सामने वाले के बातों को हम आप क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। तो हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं और सामने वाले की बातों को समझते हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि भाषा जो है वो आदान प्रदान यानी विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जरिया है, रास्ता है। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को, अपने अनुभव को, अपने मत को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने का माध्यम है, और सामने वाले का भी अनुभव, फीलिंग्स को भी समझने का माध्यम है। यदि भाषा नहीं होता तो क्या हम मानव क्या आपस में आज एक जगह बैठे ऐसे रहते? नहीं होते। अगर हमारे पास एक दूसरे को समझने वाली भाषा नहीं होती तो हम मानव भी उस पशु के समान होते, क्योंकि उनके पास तो भाषा है, आवाज़ तो निकलता है, लेकिन उसको एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाषा क्या है? तो भाषा अपनी भाव को यानी इमोशन को, किसको? इमोशन को, और अपने मत को यानी विचार को, या विचार को अभिव्यक्त मतलब होता है अपने बातों को व्यक्त करने की माध्यम को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि भाषा क्या है। तो भाषा अपनी भावों को, भाषा अपने मतों को, भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की माध्यम है, और यही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। याद रहे, हम लोग भाषा के माध्यम से किसका आदान प्रदान करते हैं? विचार का आदान प्रदान करते हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग्स है उसका आदान प्रदान करते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको हम आपको देते हैं, और आपके पास जो चीज़ है वो हम समझते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाषा क्या है? तो भाषा जो है विचारों का ही आदान प्रदान का माध्यम है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो कह सकते हैं, है कि नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कि भाषा की जो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक एक करके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, कहते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। पैतृक का मतलब होता है जो माता पिता से हम आपको मिलता है। जैसे देखिए, हम आपको जमीन जायदाद अपने माता पिता से मिल जाता है, धन संपत्ति उसका मिल जाता है, लेकिन उनके पास जो भाषा होगा ना, वो भाषा हम लोग को जन्मजात नहीं मिलती है। हम आपको इस दुनिया में आने के बाद क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। इस दुनिया में आने के बाद सीखना पड़ता है, खुद से अर्जित करना पड़ता है। और यही कारण है कि हम आप कहते हैं कि भाषा एक ऐसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब ये हमें माता पिता वाला मिल नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता, अगर भाषा मिल जाती तो भाषा के माध्यम से क्या सभी ज्ञान भी हमें मिल जाती, है कि नहीं। और ज्ञान मिल जाता तो फिर क्या होता? जो बड़े लोग हैं वो आज वही होते, और जो हम छोटे किसान लोग हैं आज ऐसे ही बने रहते, है कि नहीं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है।
अर्थात भाषा जो है अनुवंशिकी गुण नहीं दर्शाता है बल्कि वातावरणीय को दर्शाता है। आगे बात करें तो भाषा जो संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब क्या होता है? बातचीत यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का माध्यम है। कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे के बातचीत करने का माध्यम है। तो याद रहे यह कैसा माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। अगर इसको हिंदी में शॉर्ट में लिखें तो बातचीत कह सकते हैं। तो याद रहे भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। किसका माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। हमने पहले ही बता रखा है कि भाषा का मुख्य काम है अपने विचारों को व्यक्त करना और सामने वाले के विचारों को समझना। आगे बात करें तो यह ज्ञानार्जन का साधन है। ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जन करना। अगर मैं यहाँ पर आता और चुपचाप एक कोने में बैठ जाते, खड़े हो जाते और हम चुपचाप अपने मने मन आप लोगों को पूरा ज्ञान पढ़ा देते, हम अपने पूरा ज्ञान एकदम मने मन अपना कर लेते, तो क्या आपके पास ज्ञान पहुँचता? अगर हमारे पास यह भाषा नहीं होती तो क्या आप चीज़ों को समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा जो है वो ज्ञानार्जन का साधन है। किसका साधन है? ज्ञानार्जन का साधन है। याद रहे भाषा संप्रेषण का माध्यम है और ज्ञानार्जन का भी साधन है। साथ ही साथ भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है, यानी अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करने का या व्यक्त करने का माध्यम है। हमारे मन में जो भाव चल रही है, हमारे मन में जो विचार चल रही है, हमारे पास जो अनुभव है, इसे हम चाहते हैं यदि आपके पास रखना, आपके सामने प्रस्तुत करना, आपके सामने व्यक्त करना, तो इसके लिए हमें किसके ज्ञान होना चाहिए? भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो याद रहे भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विकास में सहायक है। अगर हम आपके पास भाषा नहीं होता आज तो आप लोग एक साथ बैठ पाते? नहीं बैठ पाते, क्योंकि हम आपके पास भाषा है। लोग कहते हैं ना, यही मूल लोग से रिश्ता जुड़वाता है और यही मूल लोग से रिश्ता तोड़वाता है। कहते हैं कि नहीं? तो मुंह से कथी निकलता है? भाषा ही ना निकलता है। तो भाषा एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, समाज में सामंजस्य स्थापित रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति को और हमारी सभ्यता को बनाए रखने का काम करता है। हमारा जो भारत की सभ्यता है, हमारा जो भारत की संस्कृति है, आज हम आप कैसे समझ पाते हैं? तो कोई भाषा के ही ना माध्यम से, कोई या तो हमें कहता है या नहीं तो कहीं पर लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं, यही ना होता है। या तो हमें कोई बोलता है कैसे नहीं ऐसे होता है, या फिर कहीं ना कहीं लिखा होता है उसको पढ़ के हम लोग समझते हैं कैसे नहीं ऐसे होता है। तो भाषा ही नहीं होता तो क्या यह सब संभव हो पाता? नहीं होता। तो इसलिए भाषा जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और सभ्यता का मतलब होता है आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो भी घटना घटित हो रही है वो भी आज हम आप तक अगर निरंतर पहुंच पा रही है वो किसके कारण? तो भाषा के कारण। किसके कारण? भाषा के कारण, है ना। विकास में सहायक है। आगे कह रहे हैं यह सामाजिक सांस्कृतिक और तरह तरह से एक बेहतर मनुष्य बनाने में काम करता है। कहते हैं हमारे समाज में और हमारे संस्कृति में किसी व्यक्ति को एक बेहतर मानव बनाने में अहम योगदान किसका होता है? भाषा का योगदान होता है। हम आप सुने होंगे गांव में कि फलाना व्यक्ति अच्छे नहीं है और फलाना व्यक्ति अच्छे हैं। उनका क्या अच्छे नहीं, उसके माथा पर मोहर थोड़े लगा ले कि अच्छे है और ये खराब है, कुछ नहीं लगा होता है। उनके जो बोलने का तरीका है, जो भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका है वो बेहतर होता है तो मनुष्य बेहतर कहलाते हैं, और अगर खराब होता है तो वो खराब कहलाते हैं। तो एक बेहतर मनुष्य बनाने में भी किसका योगदान है? तो भाषा का योगदान होता है। आज अगर हमारे पास आप लोग इतनी जो सैकड़ों में भीड़ इकट्ठा है, इसके कारण क्या है? हमारी भाषा, यानी हम जो है जो भी कंसेप्ट होता है, जो भी थियरी होती है, हम अपने भाषा के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीका से व्यक्त कर पाते हैं और उस व्यक्त किए हुए बातों को आप समझ पाते हैं, एडॉप्ट कर पाते हैं। इसीलिए ना आप यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी भाषा कौशल क्या है? अच्छी है। इसका मतलब है कि हमारी भाषा कौशल अच्छी है और आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो एक बेहतर मानव बनाने में, एक बेहतर वक्ता बनाने में, है कि नहीं, सबके लिए क्या जरूरी है? भाषा जरूरी है। कहते हैं कि भाषा जो है, यह मतलब क्या? भाषा हमारे व्यक्तित्व का मतलब क्या? हमारी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी कहने का तात्पर्य मैं अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ या
मुखी स्वभाव के हूँ, यह भी हमें कौन बताने का काम करता है? तो भाषा बताने का काम करता है। हमें कैसे, कोई अगर हमें देखेगा तो क्या कहेगा अंतर्मुखी या बहिर्मुखी? नॉर्मली नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन 2 मिनट बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि अंतर्मुखी स्वभाव के बालक है या बहिर्मुखी स्वभाव के बालक है। अगर आपसे एकदम फ्रैंकली होकर बात करेंगे तो लग जाएगा बहिर्मुखी के है, लेकिन एक बात बोलेंगे अपन चुपल है ना, सामने वाला बोल रहा है, समझ जाएंगे क्या है वो अंतर्मुखी स्वभाव के बालक है। तो भाषा जो है ना, एक व्यक्ति को निखारने का, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है इसको निखारने का काम कौन करता है? भाषा करता है। अगर हम अभी जा करके सब्जी ठेला पे लेकर के बेचने लगूं तो तय है 1 घंटा के बाद या आधा घंटा के बाद या 10 मिनट के बाद या 2 घंटा के बाद जरूर कोई ना कोई समझ जाएगा सब्जी बेचने वाला नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बात ऐसे करेंगे लगेगा कि ये सब्जी बेचने वाले तो पक्का नहीं, भले ये मास्टर हो या ना हो बात की बात है, लेकिन ये सब्जी बेचने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी भाषा, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको झलका देता है, निखार देता है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं, आपके अंदर दूसरा काबिलियत है। तो यह किसके कारण? भाषा के कारण। अगर भाषा नहीं होती तो क्या यह सब संभव होता? नहीं होता। आगे देखिएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था, एक सिस्टम से चलने वाली है कि नहीं? ऐसा थोड़े है कि कैसो कैसो बोल देंगे तो बात समझ आइएगा आप, नहीं, एक सिस्टमेटिक भाषा है, एक नियमबद्ध तरीका है। तो याद रखिएगा, भाषा एक ऐसी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। भाषा क्या है? व्यवस्थाओं का व्यवस्था। अगर कोई हमें व्यवस्था बनानी है ना, कोई व्यवस्था को अगर व्यवस्थित रूप से चलाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। भाषा चाहिए। मान के चलिए हमारे यहाँ भोज है, तो भोज है तो एक व्यवस्था बनाना है कि लोगों को कैसे बिठाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तभी हम व्यवस्था बना पाएंगे। फलाने इधर बैठिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। भाषा नहीं होगा, क्या कब तक बैठेगा कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जब तक व्यक्त करने का माध्यम नहीं होगा तब तक सामने वाला क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखना है कि भाषा जो व्यवस्थाओं का भी व्यवस्था और साथ भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है ना वो निरंतर का मतलब होता है लगातार, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अब कहिएगा सर ये परिवर्तनशील कैसे है? तो एक बात बताइए, कभी भी हम आपका भाषा स्थायी है? नहीं है, हमेशा बदलती है। जैसे जब आप लोग यहाँ पढ़ने नहीं आए होंगे तो सबका लगभग हिंदी ठीक ठाक होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो सबका हिंदी हिंदा में बदल गया रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि मैं शुद्ध ही हिंदी नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी सबको, मैं मैथिली उतली को सबको फेंट देते हैं, और आप हमारे पास ज़्यादा होते हैं, है ना, आप हमारी बातों को ज़्यादा सुनते हैं, तो आप भी धीरे धीरे इस बातों को क्या कर लिए? सीख गए। तो पहले आपका भाषा एकदम शुद्ध था, अब थोड़ी सी फिटा गई, फिर कहीं जाएंगे हो सकता है तो वहाँ का परिवेश के अनुसार ढल जाएंगे। तो भाषा कभी भी अस्थायी नहीं होती। भाषा क्या होती है? और अस्थायी होती है, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात हमेशा यह फलता फूलता रहता है। फलता फूलता का मतलब हमेशा इसमें विकास होता रहता है। क्या आपके पास जितना आज भाषा का ज्ञान है क्या सब दिन में रहेगा? जितना समय बीतेगा आपके पास भाषा का ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है, या कह सकते हैं कि भाषा हमेशा या लगातार निरंतर मतलब लगातार परिवर्तनशील है। कह सकते कि नहीं कह सकते? आगे देखिए, यह जटिल से सरल को चलते, कंफ्यूज जाना नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। भाषा जो होता है ना वो सरल से जटिल नहीं बल्कि जटिल से सरल चलती है। कहिएगा सर हजम नहीं हो रहा है ये बात, क्या ना मान लें? तो देखिएगा, मान इसलिए लीजिए कि देखिए इमेजिंग करिए, क्योंकि हिंदी मैथिली तो सबको आता है। हम लोग बात कर लेते, एग्जाम्पल इंग्लिश का लेते हैं। मान के चलिए कि हमें इंग्लिश क्या अभी रियल में नहीं आ रहा होगा लगभग किसी को इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश जब आप सीखने जाइएगा तो 5 से 10 क्लास करिएगा ना, मन होगा कि अब क्लास को छोड़ के आप चल जाते, हिंदी अपना मैथिली ठीक था। कहा कि भारी लगते रहता है, समझे में नहीं आते रहता है, लेकिन कुछ दिन दिक्कत सिक्कत जब व्यतीत करते हैं, जो समय बीतता है तो आपको समझ में बेसी आता है कि कम आता है। अब एक समय ऐसा आता है जो फ्रैंकली बोलने लग गए, तैया कोई पूछेगा बुआ इंग्लिश भारी है क्या? ये बहुत हल्लुक है कि नहीं? लेकिन पहले पूछेगा था वाह बहुत भारी है, देखे के न जाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब जटिल से सरल की ओर। याद रखें, भाषा का ज्ञान किधर से किधर की ओर? जटिल से सरल की ओर, जटिल से। क्लियर हो गई क्या?
आगे देखिए, यह सर्वव्यापक है, मतलब ये हर जगह है। दुनिया में कोने कोने में ऐसा चले जहाँ भाषा ना हो। हाँ, अलग बात है कि भाषा की जो है भाषा की जो टाइप है, यानी कहीं पर हिंदी हो तो कहीं पर मैथिली हो, कहीं पर इंग्लिश हो, कहीं पर चाइनीज हो, कहीं पर नेपाली हो, वो अलग बात है। लेकिन भाषा तो वहाँ भी होगी ना, क्योंकि वहाँ भी तो अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। याद रहे, भाषा कैसा होती है? सर्वव्यापक, यानी सर्व व्यापक बोले तो सभी जगह होते हैं। अब एक बात थोड़ा सा आप लोग और समझ लीजिए। देखिए, भाषा जो होता है ना, भाषा वह नॉर्मली आपसे पूछे, कुछ नहीं किंतु परंतु लगाए, आपसे नॉर्मल पूछे कि भाषा कैसा होता है। नॉर्मली पूछे तो कहेंगे भाषा मौखिक होता है। कैसा होता है? जब लगा दे पूछे क्या भाषा मौखिक के अलावा भी होता है, तो वो बड़ा कहेंगे हाँ होता है ना, भाषा होता है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होती है, और जरूरत पड़ने पर कभी कभी सांकेतिक भी हो जाता है। कहिएगा सर ये कहना हो गया, तो समझिए, अगर हम आपके पास जो भाव है, जो विचार है, जो अनुभव है, वो व्यक्त करने का एक माध्यम क्या है? मौखिक है। एक मौखिक भाषा है। व्यक्त करने का माध्यम कौन भाषा? जो कि सबसे सहज भाषा है, जो सबसे सहज तरीका से व्यक्त किया जाता है। तो हमारी जो भाषा है, वो हमारी भाषा कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। भाषा का मुख्य रूप से कितने प्रकार? दो प्रकार। एक मौखिक तो दूसरा लिखित। एक मौखिक तो दूसरा लिखित। एक मौखिक तो दूसरा लिखित। अब मौखिक भाषा क्या है? तो बोल करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करना ही मौखिक भाषा है। बोल करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करना ही मौखिक भाषा, और लिख करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करना ही लिखित भाषा। देखिए, अगर हमारे पास जो भाव है, जो विचार है, वो तो मौखिक के माध्यम से कर पाते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसी चीज़ों को हूबहू हमें अगर अस्थायी रूप से रखनी हो, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लिखित रूप की आवश्यकता पड़ेगी। हम आप कैसे अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं? एक तो किसी के पास फोन धरा देते हैं, आप बोल लेते हैं, सामने वाला सुन जाता है। एक वो व्हाट्सएप पर टैपिंग करते हैं, तो टैपिंग करके भी सामने वाला को बता देते हैं, तो वो लिखित हुआ कि मौखिक? लिखित। लेकिन हम जो फोन करके बात किए वो मौखिक। तो भाषा का दो रूप, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक। एक अन्य में आ जाता है आपका सांकेतिक भी। क्या आ जाता है? सांकेतिक। अगर ध्यान रहे, यदि आपके एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो दो, मौखिक और लिखित। लेकिन ऑप्शन में आ जाएगा निम्नलिखित में से भाषा के प्रकार है, एगो दे देगा लिखित, एगो दे देगा मौखिक, एगो दे देगा सांकेतिक, एगो दे देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या सभी। तो क्या लगाएंगे? अब सभी लगाना पड़ेगा। कारण, क्योंकि इस कंडीशन में लगाना पड़ेगा। कारण इसी प्रकार से हमने आप लोगों को बढ़िया तरीका से वैसे बताए होंगे कभी ना कभी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। मान के चलिए एक फलाने व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है? नहीं, एक ए ही व्यक्ति है, गलती हो गई, ए ही व्यक्ति है और ये दो शादी कर लिया, एक बी से और एक सी से। होता है अपने गाँव घर में दो बियाह करता है, लोग नहीं करता है, तो कोई कोई करता है। तो ए व्यक्ति को दो वाइफ, बी और सी। अब इस बी में से जो है, एक मिनट रुक जाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या कि हम ए व्यक्ति है और दो शादी किया बी और सी से, इसमें दो बच्चे हैं, ठीक है? ए का नाम और दूसरा का नाम ब, ठीक है? और इसमें एक ही बच्चे, इसका नाम है सौ, ठीक है? अब समझिए, मान के चलिए कहीं पर भोज भात है, भोज भात कहीं पर है, भोज भात होता है ना गाँव में, तो भोज भात है। तो ये दोनों बउआ जो है, ये दोनों बउआ गया भोज खाने के लिए, ठीक है? भोज खाने के लिए गया, जहाँ भोज था वहाँ गया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिल गया और उससे पूछा कि बउआ बताव काय भाई बहन छ? तो वो क्या, अब क्योंकि रियल मैंने मम्मी से, तो वो अपना कहेगा हम दुइये है, ये कहेगा अपन तो हम दुइये है, वो कहेगा हम दो भाई बहन, तो काम कोनो बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन एक दिन और भोज होता है, आई तीनों जो है भोज में जरे जरे जाता है, जरे जरे जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद कोई अगर मिल गया, पूछेगा बउआ काय भाई बहन छ था, काय भाई बहन छ, तो गलती से वो कह दे खाली हम दो है।
तो ओतऽ तक कोनो बात नहीं हो, चुपचाप अपना सुन के एगो जे है चुपचाप आ जाएंगे। आ घरे एला के बाद कहेगा मम्मी हमरा तो ई दोनों अपन भाई बहन तो मानवे नहीं करता है कि नहीं। अब बस मम्मी के पास जब ये बात गया तो मम्मी तांडव मचाना कब तक शुरू करेगा, है कि नहीं, एकदम बवाल करेगा कि एहे तुम्हारा बेटा बेटी ई नहीं है कि हमरा से भी काहे लकेला तू, है कि नहीं, एकदम होगा। अब बताइए भला, अब बताइए इस कंडीशन में मजबूरी है कि नहीं। अब या दोनों को या एक मजबूरी है कहना कि हम काय भाई बहन, 3 भाई बहन, नहीं तो होगा तांडव। तो जब ऑप्शन में आ जाए मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा तो लेना है, और नहीं रहेगा तो दोनों होबे करेगा। नहीं है तो ठीक है, जब तीनों आ जाएगा तो लेना पड़ेगा। बात समझना है, काहे लेंगे। तो हमने जाना कि भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। मुख्य लगा देगा तो 2 प्रकार के, एक मौखिक तो दूसरा बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करना ही मौखिक भाषा। हम बोल करके अपने बातों को व्यक्त करते हैं तो मौखिक, और लिख करके अपने बातों को व्यक्त करते हैं तो लिखित, लिख करके व्यक्त करते हैं तो। क्लियर हो गई क्या। और इशारों में नैन मटक्का की भाषा कौन में जाएगा, सांकेतिक में जाएगा कि नहीं जाएगा जी। नैन मटक्का के मामले में आप लोग खुद समझदार है। अब देखिए एक बात समझिए, मान के चलिए, सुनिए, मान के चलिए कि कोई अभी आए है ना, हमारे यहाँ आए और कह देगा कि सर हमको पढ़ा नहीं दीजिएगा। हम बोलेंगे हाँ पढ़ा देंगे, कितना रुपया लीजिएगा। तो कहेंगे कि 1000 दे दीजिए ना, ठीक है, हमको एडमिशन लेना रहेगा जल्दी जल्दी में, 1000 ले लिए रहेंगे। अब अगला दिन आएगा, हम रहबे नहीं करेंगे वहाँ, और अमन वहाँ पर रोकेगा उसको कि कार्ड दिखाओ 1000 और पैसा दो। कहेगा कि सर तो बोले हैं तो हमसे पूछेगा, हम बोलेंगे हम कुछ नहीं बोले थे, हम कहाँ बोले थे 1000, हम बोले भी नहीं किए थे। तो बात बदल जाएगा कि नहीं। लेकिन वही हमारे से अगर चला कर रहता तो हमसे लिखा लेता कि सर 1000 लिख कर साइन कर दीजिए, तब क्या हो जाता, तब वो रोक सकता था नहीं, तुरंत वो कहता कि देखो हमारे पास लिखल है। एक मतलब है कि लिखित भाषा का प्रमाण होता है लेकिन मौखिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं होता है। अर्थात मौखिक भाषा बदलते लेकिन लिखित भाषा नहीं बदलता, एक बदल जाता है। तो मौखिक भाषा का कोई प्रमाण, अर्थात मौखिक भाषा अस्थायी होती है, होगी कि नहीं होगी। और लिखित भाषा का प्रमाण, अर्थात लिखित भाषा होगी कि नहीं होगी जी। इतना बात में क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे बात करेंगे अपने लोग कि भाषा और बोली, भाषा और बोली दोनों शब्दों का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन इसमें गहनता से देखा जाए तो अंतर होता है। हम अब साधारणतः भाषा और बोली का एक ही समान उपयोग कर लेते हैं, है ना, बोल लेते हैं कि एक दूसरे का लगने में ऐसे लगता, दिखने में पता ऐसे चलते रहता है कि एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन रियल मायने में इसमें अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है समझ लीजिएगा बारीकी से। देखिए भाषा जो होता है ना वो व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़े क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, और जो बोली होता है ना, जो बोली वो छोटे क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। याद रहे बोली ही जब विकसित हो जाती है, बोली जब क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जब वो विकसित होकर के जब इसकी व्याकरण बन जाती है तो वह किसमें तब्दील हो जाती है, भाषा में तब्दील हो जाती है। किसमें, भाषा में। लेकिन जब तक बोली की व्याकरण नहीं बनी होती है तब तक वह भाषा नहीं होती है, क्योंकि बोली हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं, वो फलते फूलता है। फलना फूलना समझते हैं ना, मतलब इन्हें गाछ में किस तरह आम फरेगा, मतलब इसका विकास होते रहता है, विकास होते गया, एक समय आते आते व्याकरण बन जाता है, तब जा करके भाषा का वो रूप लेता है। तो याद रहे भाषा जो होती है ना वह अस्थायी हो जाती है, अर्थात उसका विकास होना रुक जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन बोली का विकास हमेशा होते रहता है। नहीं समझे बात, क्योंकि बोली ही विकसित होकर के क्या बनती है, भाषा बनती है। और जब विकसित हो गई, व्याकरण बन गई, तो क्या हम उसके जगह जैसे कहते हो राम जाता है,
राम जाता है। तो जाता के जगह पर हम जाते हो, जाती है बोल सकते हैं? क्या करा जी, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या है कि हम अपना व्याकरण कहता है यदि यदि अगर कर्ता जो है आपका क्या बोलते हैं पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग वाला ही लेना पड़ेगा। ये हमारा नियम कहता है व्याकरण का। तो हम चाह के भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अपना बोली होती है वो चूंकि विकासशील होता है, उस समय निर्माण होते ही रहता है। तो धीरे धीरे उसमें जब उपयोग करते समय लोगों को कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तो बदल करके दूसरा चीज़ बोलने लगता है, और जब यही अच्छा लगने लगता है तो सब लोग इसी का उपयोग करने लगता है। और एक समय ऐसा आएगा अब इसी चीज़ जैसा हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसी चीज़ का क्या बन जाएगा? व्याकरण बन जाएगा। और जब व्याकरण बन जाएगा तब हम उसमें आप कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो भाषा क्या का विकासशील होगा? क्या भाषा विकासशील होगा कि भाषा विकसित है? भाषा विकसित है, लेकिन बोली विकासशील है। विकासशील माने अभी प्रगति चल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो विकास जो होती भाषा जो होती है ना वो बड़े क्षेत्रों में बोले जाते हैं, ठीक है। और बोली जो होते हैं क्या होते हैं? छोटे क्षेत्रों में अर्थात सीमित क्षेत्रों में बोले जाते हैं। याद रखना है। मैं कह रहा हूं कि भाषा एक व्यापक और औपचारिक रूप होता है। देखिए औपचारिक का तात्पर्य होता है जहां पर हमें नियम कानून है ना व्यवस्था को अपनाना पड़े तो वो होगा औपचारिक। जहाँ पर नियम कानून व्यवस्था कोई चीज को अपनाने की आवश्यकता न हो उन्हें हम लोग कहते हैं अनौपचारिक। उन्हें हम आप कहते हैं अनौपचारिक। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर एक सिस्टम नियम कुछ जो होता है रूल रेगुलेशन, अगर ये चीज हमें फॉलो करना पड़ता है तो वो कहलाएगी क्या? औपचारिक। क्या कहलाएगी? औपचारिक। देखिए जहाँ पर हमें नियम रूल व्याकरण ये सब के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक। तो क्या अभी अभी हमने कहा था क्या भाषा का व्याकरण बन गई होती है? क्या भाषा की व्याकरण बनी होती है? होती है ना, भाषा के व्याकरण बनी होती है। इसका मतलब भाषा को भी हम लोगों को नियम के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए भाषा एक औपचारिक होगी कि नहीं होगी? याद रहे भाषा एक व्यापक और औपचारिक रूप होता है जिसमें नियमित व्याकरण शब्दावली और उच्चारण होते हैं। वहीं यदि बोली की बात करें तो बोली एक स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है जिसमें विशिष्ट शब्दावली व्याकरण और उच्चारण नहीं होता है। नहीं होता है। विशिष्ट होगा, खास नहीं, क्योंकि इसमें समय समय पर क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्या हमने कहा कि बोली एक स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है जिसमें विशिष्ट नहीं जी, विशिष्ट लग गया तो सही है, सुनिएगा, विशिष्ट लग गया तो सही। विशिष्ट मतलब खास। उस क्षेत्र में कोई चीज के लिए बोलने के लिए खास शब्द होते हैं, खास व्याकरण, खास नियम होते हैं। विशिष्ट लग गया ना तो ठीक ही है, क्योंकि बोली में अपने यहाँ जैसे अगर लोकल क्षेत्र में कोई चीज बोले जाते हैं तो यहाँ के लिए अपना कोई विशेष होता है कि नहीं? जैसे हम आप कहते हैं मैथिली में आहा एने सुनू, तो आहा मतलब क्या? आप बोलते हैं ना, तो ये अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट है कि नहीं है? तो ये फिक्स है। क्या हम बोलेंगे आहा, कोई बोल देगा तोरा या कुछ और बोल देगा? नहीं। अगर आपके सेंस में बोल रहे हैं तो इज्जत करके ही बोलेंगे, तो आहा बोलते हैं ऐसे अपने लोग। तो यही बात कह रहे हैं कि जो बोली होती है एक स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है जिसमें विशिष्ट शब्दावली व्याकरण और उच्चारण होते हैं, उस क्षेत्र की खास होते हैं। वहीं अगर बात करें भाषा, तो भाषा एक क्षेत्र या समाज की सामूहिक पहचान का प्रतीक होता है। हमने कहा कि यह एक विस्तृत क्षेत्र या समाज की सामूहिक पहचान का प्रतीक होता है। याद रहे किसका प्रतीक होगा? तो सामाजिक विस्तृत, है ना। तो यह एक विस्तृत क्षेत्र या समाज की सामूहिक पहचान का प्रतीक होता है। वहीं अगर बोली बात करें तो यह एक सीमित क्षेत्र या समाज की सामूहिक पहचान का प्रतीक होता है। होगा कि नहीं होगा जी? बात नहीं समझ में आ रही है?
बोली चूंकि क्षत्रिय होगा, बोली क्या होगा, क्षत्रिय होगा। 1000 दिन कहते हैं कि जब मैं पढ़ाते रहा तो बोलना है, समझ में नहीं आती आप लोगों को, एकदम सुस्त पड़ गए, उसी को बंद कर दीजिए, है ना, पंखा उंखा सब बंद कर दीजिए, गर्मी में मरेगा सब लोग, पता नहीं एकदम लगता है जैसे सब क्लास हो रहा है। 1000 दिन बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोलना है। बोलने से क्या होता है, दिमाग एक्टिव होती है ना। मैं इधर से बोलता हूँ, इधर से निकाल देते हैं। भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिया है, 1 मुंह क्यों दिए हैं? 1 मुंह इसलिए दिया है, आप लोगों का क्या मानना है, भगवान 1 मुंह दिया है मतलब ये बात एक ही बात केवल निकालते रहना है, लेकिन कान 2 दिया है बात सुनना है, बात निकाल देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें मुंह दिया एक कि कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। लेकिन जब बोलने के लिए कहते तब तो बोलना है ना, तो तभी ना बोलते हैं, कैसे होगा? हमने कहा कि अपना भाषा जो होता है वो सीमित क्षेत्र में होगा क्या, विस्तृत क्षेत्रीय समाज की पहचान है। वहीं बोली जो है वो क्या होगा, सीमित क्षेत्रीय समाज की सामूहिक पहचान का प्रतीक होगा। आगे देखेंगे, देखिए चूंकि भाषा तभी बनी है जब किसका निर्माण हुआ है, व्याकरण का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण, व्याकरण का निर्माण हुआ है। और जब व्याकरण का निर्माण हो जाता है तब जाकर हम आप क्या लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, कविता, नाटक आदि की रचना करते हैं। तो याद रहे, पूछेगा कि साहित्य की रचना भाषा में या बोली में, तो भाषा में होगी। कविता कहानी का रचना किसमें, तो भाषा में होगा। वहीं अगर बोली की बात करेंगे तो बोली में होती है स्थानीय कहावत, मुहावरे और लोकगीत। लोकगीत का मतलब ये होता है स्थानीय, मतलब क्षेत्रीय गीत को ही कहते हैं लोकगीत। जैसे अपने यहाँ जो बियाह होता है तो गीत गाता है कि नहीं जी, एकदम ऐसा गीत गाएगा जो लगेगा कब तो सुनबो नहीं किए हैं, है ना, ये लगता है इसी क्षेत्र में गीत बना है, निर्माण हुआ है। तो यह क्या होता है, क्षत्रिय होता है ना। तो बोली में स्थानीय कहावतें बनती है। नहीं कहते हैं ना कि चले के लुरने तो अंगना के नहीं, तो ये चलने का मतलब अक्ल नहीं है तो आंगन कोई क्या बना दिए, पेड़ बना दिए। तो ये सब क्या है, तो कहावतें, यानी ये स्थानीय है। आप कहीं पर जाके सब बोलिए तो बुझेगा, चल एक लुरने तो अंगना टेढ़, बुझ में नहीं करेगा की कह रहा है, इसका मतलब ये क्षत्रिय है कि नहीं। इसके अलावा मुहावरे और लोक गीत, क्या अपने यहाँ जो गीत गाए जाते हैं हर जगह गाए जाते हैं, नहीं गाए जाते हैं। तो बोली के में ही गीत गाए जाते हैं, लोकगीत, कहावतें होती है और मुहावरे होती है। याद रहे सब एक एक महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आगे बात करें, चूंकि भाषा व्यापक होता है, विस्तृत क्षेत्रों में बोले जाते हैं, तो जब हम आप शिव शंकर पत्र और पत्रिका लिखते हैं, क्या पत्र और पत्रिका लिखते हैं, या फिर सरकारी कार्यों के लिए जब हम आपको कोई क्या करना पड़ता है, तो कोई चिट्ठी लिखना है, कोई पत्र लिखना है, तो हम आपको क्या करना होता है, किस में लिखना होता है, भाषा में लिखना होता है। किस में लिखना होता है, भाषा में लिखना होता है। इस बात को ध्यान दें। यह शिक्षा, पत्रकारिता, सरकारी कार्यों आदि में किसका उपयोग होगा, भाषा का उपयोग होगा। वहीं अगर बात करें बोली का, तो बोली का उपयोग किस में होता है, सामान्य वार्तालाप में। जब हम आप सामान्य बातचीत करते हैं तब हम आप किसका उपयोग करते हैं, तो बोली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बोली का उपयोग करते हैं। तो कह रहे हैं यह हमारी सामान्य वार्तालाप और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली क्या है, तो बोली है। क्या है, बोली। याद रहे, जब अपने विचार को जब सामान्य बातचीत करते, एक बात बताइए, हम आपको जब लंबा बातचीत करना होता है, जब हम आप लोग नजदीकी आ जाते हैं तो हमारी भाषा क्या हो जाती है, लोकल क्षेत्र की भाषा हो जाती है कि नहीं। जब तक हम लोग लोकल भाषा में बात नहीं करते हैं तब तक हम आपके बीच वो फाउंडेशन नहीं बनता है, वो नजदीकी बनता है, नहीं बनता है। तो कह रहे हैं कि यह सामान्य वार्तालाप और दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। भाषा जो है ना, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। देखिए जैसे हिंदी ही है तो अपने यहाँ हिंदी देख लीजिए, यूपी का हिंदी देख लीजिए, दिल्ली में जाइए तो दिल्ली का हिंदी देख लीजिए, हरियाणा में जाइए तो हरियाणा का हिंदी देख लीजिए। सब में क्या होता है, अंतर, लेकिन सब क्या है, हिंदी ही है। क्योंकि हिंदी में भाषा में किसका प्रभाव पड़ गया है,
बोली का प्रभाव पड़ गया, अंत में टोन जाकर क्या हो जाता है, बदल जाता है कि नहीं। जैसे अपने लोग मैथिली ही बोलते हैं, तो क्या हम सब लोग मैथिली क्या बोलते हैं, अलग अलग। जैसे ई काम भ गेल हेते, ई काम भै गेल होतो, नहीं ई काम भ गेल चलेगा, अलग अलग तरीका से बोलते हैं, बात तो एक ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा जो होती है ना, भाषा की कई बोलियां हो सकती है, भाषा की कई बोलियां हो सकती है, याद रहे, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। वहीं भाषा की एक भाग क्या है, बोली है, और भाषा का ही एक भाग बोली है, अर्थात भाषा बड़ा की बोली बड़ा, भाषा बड़ा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि भाषा की एक भाग क्या है, बोली है। भाषा बड़ा होता और बोली छोटा होता, जकरा माही मुंह खुलल ऐसे बड़का है कि नहीं। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें तो कहते हैं एक ही भाषा, एक ही भाषा जब दो जगह, एक पॉइंट छूट गई क्या, आगे देखिए कहते हैं उदाहरण हमने छोड़ा, जैसे उदाहरण में हिंदी भाषा, हिंदी क्या है, भाषा है, जबकि मैथिली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि यह सब क्या है, यह सब सीमित क्षेत्रों में बोले जाते हैं। जो सीमित क्षेत्र में बोले जाएंगे वो क्या होगा, आज जो विस्तृत क्षेत्र में भाषा। हमने जाना भाषा और बोली में क्या अंतर है, लेकिन अभी अभी हमने एक बात बताया था आप लोगों को कि भाषा का ही एक रूप क्या है, बोली है। तो आखिर एक ही भाषा, एक ही भाषा जब अलग अलग राज्यों या अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं तो उस भाषा में अंतर देखने को मिलता है। क्यों, तो इसका कारण क्या होगा, उस क्षेत्र के बोली का प्रभाव देखने को मिलेगा उस भाषा पर। नहीं समझ में आया बात। हमने कहा कि एक ही भाषा जब दो जगहों पर बोली जाती है, एक ही भाषा जब दो जगहों पर बोली जाती है, फिर भी दोनों जगहों की भाषा में अंतर देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों जगहों की भाषा की जो बोली होती है वो क्या होती है, अंतर होती है। भाषा की जो बोली में यानी जो हमारी अंतिम में जो टोन होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि एक ही भाषा जब दो अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं तो हमें वहां पर भाषा में अंतर देखने को मिलता है। कारण है भाषा की बोली, क्योंकि जिस क्षेत्र में बोले जा रहे हैं उस क्षेत्र की क्षेत्रीय जो बोली है उस भाषा पर क्या करते हैं, प्रभाव डाल देते हैं। और यही कारण होते हैं क्या कि भाषा एक ही होने के बावजूद हम आपको अलग अलग सुनने को मिलता है। इतनी बात में कोई दिक्कत क्या। चलिए अब हमने समझ लिया कि भाषा आखिर होता क्या है। हमने अभी तक केवल भाषा के बारे में जाने और हमने अभी पढ़ा कि भाषा के कितने रूप, मौखिक और लिखित। हमने अभी चर्चा किया था कि अगर साधारणतः कोई आपसे पूछे कि भाषा का स्वरूप कैसा है, मौखिक की लिखित, तो मौखिक। जब पूछे कि क्या भाषा क्या है, हम आप कहेंगे क्या है भाषा, मौखिक है। लेकिन कहेगा बस, तो कहेंगे रुको रुको, इससे बेसी हम जानते हैं। भाषा मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। मुंह से बोलेंगे तो मौखिक, लिखेंगे तो लिखित, इशारा में बात करेंगे तो सांकेतिक। मतलब देखिए, कोई अगर पूछे ना ओकरा इस तरह से जवाब देना है। अगर एक प्रश्न पूछता है ना, ओकर उत्तर इतने विस्तार दीजिए ओकरा लगे वो सुन के डिप्रेशन में हो जाए, समझे कि एकरे रिजल्ट होगा, हमारा रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि एक बार पूछे ना तो एकदम धड़धड़ा देना है कि भाषा ये होता है, ये होता है, इससे अगला रूप अर्धन होता है, अधिगम होता है। ऐसे बात करना है ना, सामने वाला को डर हो जाए कि वो रिजल्ट तो एकरे होगा, हमारा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब शौक लगा देना है, ऐसे बोलना है, सो है ना, एकदम शुरू करना है ना, रुकने का नाम ही नहीं लेना है, एकदम चल रहा है, समझे। देखिए अब हम लोग बात करते हैं। हमने अभी आपको कहा कि भाषा का नॉर्मली अगर पूछे तो कैसा होता है, मौखिक। भाषा का स्वभाव कैसा है, तो मौखिक। लेकिन अब जो यह मौखिक भाषा है तो चूंकि अस्थायी नहीं है, क्या अस्थायी है, परिवर्तनशील है। लेकिन इसको अस्थायी रूप देने के लिए
अस्थायी रूप देने के लिए, अर्थात इसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपसे पूछे कोई कि बताइए भाषा का जो स्वरूप होता है सामान्यतः वो मौखिक होता है, लेकिन यदि हमें उसे अस्थायी रूप प्रदान करनी है, हमें उसे लिखित रूप प्रदान करनी है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि भाषा होता है मौखिक, भाषा होता है मौखिक, लेकिन जब हमें इसे लिखित रूप प्रदान करना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लिपि की। एक बात और ध्यान रखना है, भाषा जो होता है ना वो विजुअलाइज नहीं होता है। विजुअलाइज करने का मतलब दृश्य नहीं होता है कि भाषा में दिखता है, अगर हम कोने कोने में हो जाए हम बोल दें तो आपको लगेगा कि भाषा कब गया, मतलब जो हम बोले वो दिखेगा क्या? मौखिक भाषा दिखता है? नहीं दिखता है, मौखिक भाषा दिखता। लेकिन जब उसको हम कौन रूप प्रदान कर देंगे? लिखित रूप प्रदान कर देंगे, तो क्या हम लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये जो आपको बोर्ड पर लिखल नजर आ रहा है कौन रूप है? लिखित रूप ना। वहां से भी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं तो दिख रहा है। अगर हम हाथ ऐसे मुंह पर रख लेता पते ना चलेगा, ओठ दिख रहा है, पटपटा रहा है तो बुझा रहा है कुछ बोल रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब भाषा और दृश्य है, लेकिन लिखित की मौखिक? मौखिक मतलब दिखता, लेकिन लिखित भाषा। तो भाषा को विजुअलाइज करने के लिए, दृश्य रूप प्रदान करने के लिए, अस्थायी करने के लिए, लिखित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिपि की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लिपि की आवश्यकता पड़ती है। और याद रहे कि लिपि की जो हमें जरूरत पड़ेगी तो ये लिपि है क्या? तो लिपि एक सिंबल है। लिपि एक क्या है? सिंबल है। सिंबल कहने का तात्पर्य कि यह एक प्रतीक होता है। यह क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं, यह चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि आप इधर सुनिए, आप इधर सुनिए, तो इस बात को व्यक्त करने के लिए चूंकि लिखित रूप हमें देनी है तो कोई ना कोई प्रतीक होना चाहिए कि आप, क्योंकि आप सब लोग एक मतलब यही समझेगा, तो इसके लिए एक संकेत मानक होगा, सर्वमान्य संकेत होगा, तब तो समझ में आएगा। तो जब लिखित रूप प्रदान करने की बारी आई तो हमारे विद्वानों ने संकेत बनाया, एक चिन्ह बनाया। किसके लिए? तो मौखिक भाषा के बदले, मौखिक भाषा के बदले। और इसको कहा गया कि यही सर्वमान्य होगा। जैसे मान के चलिए कि मैं कह रहा हूं क्या? क्या कर रहा हूं? तो हम लिखेंगे हमने यह क्या लिखा है? लिखा है। आपने कैसे समझा यह क है? आपको इसीलिए समझ में आया क है क्योंकि हमारे विद्वानों ने ये जो क ध्वनि है इसके बदले ऐसा सिंबल का प्रयोग किया है ना। मैंने कहा आपने कहा गुरुजी ऐसे लिखाएगा, लेकिन मैं कहूं कि यह नहीं है, ये है, चूंकि यह लिखल है ते द्वारा ये है। यह क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब पहली बार विद्वानों ने लिपि चिन्ह का प्रयोग किया तो अगर उस समय वो के बदले अगर ऐसा लिख देता तो आज हम लोग इसी को मानते कि नहीं मानते? कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि सबसे पहले बार जो लिखा है आज हम लोग पढ़ते आ रहे, तो अब मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ई जो है मानने को तैयार अब नहीं। कारण हमको पता है कि सब लोग के बदले एहने लिख रहा को मानता है, कई द्वारे हम एकरे मानेंगे, है कि नहीं? इसका मतलब लिपि एक प्रतीक चिन्ह हुआ कि नहीं? लिपि एक सिंबल हुआ कि नहीं? तो लिखित मौखिक भाषा को यदि लिखित रूप प्रदान करना हो, कौन रूप प्रदान करना हो? लिखित रूप प्रदान करना हो, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि एक प्रतीक चिन्ह होता है। क्या लिपि एक दृश्य होता है? हाँ, लिपि एक दृश्य होता है क्योंकि वो लिखल होता है। कितने बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब हम लोग बात करते हैं लिपि के बारे में। देखिए लिपि क्या है? तो ऐसा प्रतीक चिन्ह जो किसी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने में, क्या क्या करने में? लिखने में, पढ़ने में, समझने में
हमारी सहायता करती है वही क्या कहलाती है। लेकिन याद रहे मौखिक भाषा को न लिखने में, आज जो लिख ले भाषा को न पढ़ने में, वो क्या करती है, हमें सहायता प्रदान करती। क्या मौखिक भाषा को समझने में लिपि मदद करती है? बोलिए। बताइए, मौखिक भाषा को समझने में क्या हमें लिपि की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। केवल कौन भाषा को समझने में? लिखित भाषा को समझने में। कौन भाषा को? लिखित भाषा को। आगे देखिएगा, किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा का मतलब हम क्या बोले? मौखिक की लिखित। साधारणतः पूछे सोचे भाषा मतलब मौखिक, भाषा कहे मतलब मौखिक, सीधा भाषा कहे तो मौखिक। दिमाग में बिठा लीजिए, भाषा माने मौखिक। नॉर्मली पूछे भाषा तो मौखिक। तो हमने कहा कि किसी भाषा को लिखने के लिए, तो ये कौन भाषा का बात हो रहा है? किसी भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? लिपि। किसकी आवश्यकता? लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि अपने आप में क्या है? प्रतीक चिन्ह या क्या है? सिंबल है। अभी हमने आपको समझाया। प्रत्येक लिपि में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, है ना। देखिए, प्रत्येक लिपि में सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक लिपि में हर ध्वनि के लिए हमने कहा जैसे अ, तो अ का अपना सिंबल है। हमने कहा क, इसका अपना सिंबल है। तो प्रत्येक लिपि में हर ध्वनि के लिए निश्चित अक्षर या वर्ण होते हैं। निश्चित अक्षर या जिसे हम आप हेर फेर उसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे अ, जब हम ध्वनि हमारा अ है, इसके लिए प्रतीक ऐसा है। ब है, इसके लिए प्रतीक ऐसा है। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ए, इसके लिए प्रतीक ये है। कहते हैं बी, इसके लिए प्रतीक ये है। और भी बहुत सारे हमारी ध्वनि हैं और इसका अलग अलग प्रतीक होता है, अलग अलग प्रतीक होता है। लिपि एक लिखने की प्रणाली है। याद रहे, क्या लिपि बोलने की प्रणाली है? लिपि एक लेखन प्रणाली है, जिसमें हम भाषा को विजुअल माने दृश्य, जो सामने से दिखते हैं, विजुअल रूप में प्रस्तुत करते हैं। याद रहे, भाषा का मतलब मौखिक। तो जिसमें हम मौखिक भाषा को विजुअल रूप प्रस्तुत करते हैं, किसके माध्यम से? लिपि के माध्यम से। किसके माध्यम से? लिपि के माध्यम से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे देखिए, लिपि का उपयोग लेखन, पढ़ाई, पत्रकारिता आदि में किया जाता है। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यह भाषा के अस्थायी अर्थात मौखिक भाषा के रूप को अस्थायी अर्थात लिखित रूप देती है। तो याद रहे, अस्थायी भाषा है ना मौखिक, लेकिन अगर उसे अस्थायी रूप देना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लिपि की जरूरत पड़ती है। हमने कहा, हम कह दिए कि चलो आज से क्लास फ्री है ना, तो फ्री होगा नहीं। काहे नहीं होगा? काहे कि लिखित रूप हम आपको नहीं दिए। तो लिखित का प्रमाण होता है, लेकिन मौखिक का प्रमाण नहीं होता। क्या मौखिक का प्रमाण होगा? क्या लिखित का प्रमाण होगा? लिखित अस्थायी होगा, मौखिक अस्थायी होगा। तो हमने कहा यह भाषा के अस्थायी अर्थात मौखिक रूप को अस्थायी बनाने में मदद करता है, सहायता करता है। इसका महत्व क्या है? तो देखिए, लिपि के कारण ही हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साहित्य है, वो सदियों तक सुरक्षित रहता है। आज से हमारे हजारों साल पहले जो घटना घटित हुई थी, आज हम आप तक कैसे हैं? तो लिखित रूप में है, इसी कारण से है। क्योंकि मौखिक रूप कितना दिन चलता है? बहुत लंबी अवधि तक नहीं चलती है। चलती है, लेकिन समय के साथ उसमें क्या आने लगती है? तो भिन्नताएं आने लगती है, भिन्नताएं आने लगती है। शुरुआत में हमारा जो वेद थी वो क्या थी? मौखिक रूप में थे। वो धीरे धीरे बाद में जाकर के क्या हुआ? तो लिखित रूप में हुआ। तो याद रहे,
याद रहे कि लिपि के कारण ही हमारा ज्ञान, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य सदियों तक, मतलब बहुत लंबे अवधि तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए 5 से 7 मिनट की क्लास और होगी, समझिएगा। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं जहां से 1 नंबर तो फिक्स ही फिक्स है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का जड़ है। समझ लीजिए, हमने लिपि का मतलब समझा दिया कि लिपि एक प्रतीक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। लेकिन ध्यान रहे, हम आप पढ़े हैं 10वीं क्लास का एग्जाम दिए होंगे, जब आपने एग्जाम देने के लिए गए तो उसके बाद जब कॉपी मिला होगा वहां पर आपको कहा होगा चुनने के लिए लिपि चुनिए। आप देवनागरी में लिखेंगे या रोमन में लिखेंगे या फारसी में लिखेंगे, चुनने का ऑप्शन रहता है ना। तो कई लोग देवनागरी चुनता है, जिसको हिंदी में लिखना हो देवनागरी चुनेगा, अंग्रेजी में लिखना है वो रोमन चुनेगा और उर्दू में लिखना है वो फारसी चुनेगा। अलग अलग लिपि होती है। तो यही कह रहे हैं कि किसी भी भाषा, मैं फिर से कह रहा हूं, भाषा माने मौखिक, भाषा माने, अगर ये बात दिमाग से गया तो ये पूरा बात गया। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं क्या हम केवल देवनागरी में लिख सकते हैं? अलग अलग लिपि में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखी जा, यह बात सत्य है, हाँ। लेकिन कहिएगा पूर्ण रूप से यानी 100% सत्य वो बात नहीं। सत्य तो है लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ हद तक हम लिख पाते हैं तो कुछ को नहीं भी लिख पाएंगे। जैसे देखिएगा, हमने क्या कहा, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बात सत्य है, परंतु 100% कारण देखिए, हमने लिखा जैसे राम, हमने क्या कहा आपको, राम, तो मैंने कहा राम, तो आप कहिएगा कि सर आपने कहा राम, हम लिख लेंगे, हम समझ गए कि आप कौन भाषा में कहें, तो कौन भाषा में, मतलब कौन लिपि में? तो सर आप राम में ना बोले थे, देवनागरी में। हम बोलेंगे ना बाबू, हम ऐसे नहीं बोले थे, हम कैसे बोले थे, ऐसे बोले थे। अब तो मामला गड़बड़ा गया। एक मतलब जो हमारा मौखिक भाषा है ओकरा हम कोनो लिपि में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, भले ही कहने को दिख रही है कि यह स्पष्ट पता चल रहा है कौन लिपि का ही, रोमन लिपि का। तो इस कंडीशन में क्या 100% लिखा रहा है? नहीं। लेकिन फिर भी सभी लिखित भाषा को, ध्यान से सुनिएगा, सभी लिखित भाषा को अपनी लिपि होती है। सभी लिखित भाषा की अपनी लिपि होगी। जैसे हिंदी की अपनी होगी, मैथिली की अपनी होगी, इंग्लिश की अपनी होगी, उर्दू की अपनी होगी, यानी सभी भाषा की अपनी लिपि। लेकिन मौखिक की, लिखित की, मौखिक भाषा की कोई लिपि होगा क्या? पर मौखिक भाषा की लिपि होगा? मौखिक भाषा में लिपि की कौन आवश्यकता? हमें किस भाषा की लिपि होगी? लिखित भाषा की। सभी लिखित भाषा की अपनी लिपि होती है, यह बात सही है। ये बात सही है। हमने अभी बताया अंग्रेजी के लिए रोमन, उर्दू के लिए फारसी, हिंदी के लिए देवनागरी, नेपाली के लिए देवनागरी, है कि नहीं? तो सभी भाषा, सभी लिखित भाषा की अपनी लिपि होती है, यह बात सत्य है, परंतु इसमें कुछ फेर बदल करने पर किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। पहला लाइन क्या कहा था? किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। यह बात तो मौखिक था, कोनो लिपि में लिख दिए, चलिए बात सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब क्या करें, सभी लिखितों भाषा को हम कोनो लिपि में लिख सकते हैं। कहिएगा सर क्या ना? देखिए, हमारा लिखित भाषा है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये कौन लिपि में? लेकिन क्या करें, हम इंग्लिश रोमन लिपि में नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा फेर बदल करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इसी को हम फारसी में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि उर्दू उल्टा पढ़ाता है। हमने क्या कहा आपको कि सभी लिखित भाषा की अपनी लिपि होती है, सभी लिखित भाषा की अपनी लिपि होती है, यह बात सही है, इसमें कोई किंतु परंतु बात नहीं है। परंतु कुछ फेर बदल करने पर किसी भी लिपि में लिख, फेर बदल किए तो लिख सकते हैं कि नहीं?
लिखितो भाषा को फेर बदल करने पर लिख सकते हैं। तो मौखिक भाषा भला तो मौखिक ओकरा कोनो में लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखे थे किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है मतलब होता है कि कभी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाँ होगा तो कभी नहीं होगा। अगला देखिए, भाषा और लिपि में कोई निश्चित या कठोर संबंध। अच्छा एक बात बताइए कि भाषा और लिपि में यदि कोई निश्चित संबंध होता, निश्चित समझते हैं ना, परमानेंट वाला संबंध होता, तो क्या हम फेरो बदल करके कोनो भाषा को कोनो लिपि में लिख सकते थे? अगर पक्का संबंध रहता तो नहीं लिख सकते। एक मतलब भाषा और लिपि के बीच संबंध है तब तो हम कोनो भाषा को कोनो लिपि में लिखते हैं। बात को समझिएगा, भाषा और लिपि के बीच संबंध है तब तो हम लिखते हैं मैं जा रहा हूं देवनागरी में, संबंध है तब तो। लेकिन क्या निश्चित संबंध है? नहीं। कठोर संबंध है? नहीं। काहे? जरूरत पड़ने पर कहीं फेर बदल करने पर हम कोनो भाषा को कोनो लिपि में लिख सकते हैं। एक मतलब है कि भाषा और लिपि के बीच संबंध तो है लेकिन निश्चित संबंध या कठोर संबंध। अल्लाह पर रही है बात। मैंने कहा कि भाषा और लिपि के बीच क्या निश्चित संबंध है, क्या कठोर संबंध है? क्या भाषा और लिपि के बीच संबंध होता ही नहीं है? होता। संबंध होगा तब तो लिखाएगा। एक बात बताइए, आपसे हमारा कोनो संबंध नहीं था, आप हमारा यहाँ क्यों आइएगा? संबंध है तब तो। लेकिन कोनो निश्चित संबंध है या नहीं है? काहे? मन होगा तो हम भी आपके यहाँ जाएंगे, मन होगा तो नहीं हो जाएंगे। तो परमानेंट वाला नहीं है। लेकिन जब रिश्तेदारी जैया आ जाता है, रिश्तेदार तो ये क्या है? निश्चित है, जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो भाषा और लिपि में निश्चित संबंध होता है? नहीं। लेकिन संबंध होता है, हाँ। आपसे, आप और मेरे में संबंध है। लेकिन कहेगा निश्चित है, ये निश्चित वाला मतलब कि आपके हम जेबे करेंगे बुलाइएगा, कारण कभी कभी नहीं हो सकता है। मैं ऐसा समझाने के पर्पज से केवल कह रहा हूँ। देखिए, भाषा और लिपि में कोई निश्चित या कठोर संबंध नहीं होता है। अर्थात लिपि में वर्ण होती है, लिपि में वर्ण होगी, लिपि में शब्द होगी, लिपि में विराम चिन्ह होगी आदि शामिल होते हैं। लिपि का मुख्य उद्देश्य भाषा को लिखना और पढ़ना है। लिपि का मुख्य उद्देश्य भाषा को लिखना और पढ़ना है। लिपि का मुख्य उद्देश्य भाषा को लिखना और पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? देखिए, बस एक लाइन बच गई है। भाषा और लिपि दो अलग अलग चीज है। भाषा और लिपि दो अलग अलग चीज है। भाषा वो चीज है जो बोली जाती है, अर्थात बोलने के लिए हमें लिपि की जरूरत नहीं पड़ती है। लिपि वो चीज है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को लिखी जाती है, अर्थात लिपि लेखन कला है। अर्थात लिपि लेखन कला है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, आज की क्लास में हम आपने समझा कि भाषा क्या है ना, और बोली क्या है और लिपि क्या है। हमारी जो कल की कक्षा होगी वहां से शुरुआत होगा अपना टॉपिक भाषा, अर्जन और अधिकरण। क्लियर है बात? चलिए, मैं क्या है कि आज पहली क्लास है हिंदी की, मैं आप लोगों से मिलवा देता हूँ ऑनलाइन वाले को भी। क्या 1 मिनट के लिए मिलवा देता हूँ। इससे क्या होगा, पता चलेंगे, है ना, जो भी ऑनलाइन अपना देखेंगे कहीं, उनको लगेगा कि केवल हवे में बात नहीं हो रही है, रियल मैंने में पढ़ाई हो रही है। और इसीलिए यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं। आप लोग एक काम करिए, क्या करिए, तो लाइट को जला दीजिए पीछे का जी, है ना, पीछे के लाइट को जला दीजिए तो फिर सब लोग दिखेंगे। देखिए, ये हमारी ऑफलाइन बैच है ना, और यहाँ पर देख रहे हैं कम से कम इस क्लास में भी 150 स्टूडेंट बैठे होंगे। पीछे धुंधला होगा तो शायद नहीं दिखेगा, है ना। तो देखिए, पीछे वाले जी आप लोग को नजर तो आ नहीं रहे, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए, सब लोग लगभग आ गए। चलिए, तो आज की हमारी यह हिंदी की क्लास आज यहीं पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और हम आप फिर मिलेंगे छोटा ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना है।